हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम क्लास 11 की पॉलिटिकल की चैप्टर 4 कार्यपालिका का जो लास्ट टॉपिक रह गए हैं उसको हम पढ़ेंगे, स्थायी कार्यपालिका और नौकरशाही। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। ये थर्ड पार्ट वीडियो है हमारी। मंत्रियों के निर्णय को कौन लागू करता है? कारण जो मंत्री होते हैं, जो निर्णय लेते हैं, कोई नियम लागू करते हैं, तो उन्हें लागू कौन करता है? जो भी फैसला लेते हैं। शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहते हैं। अब इनमें जो नौकरशाही है और जो मंत्री हैं, इसमें अलग करने के लिए इसे हम कहते हैं नागरिक सेवा। सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचन प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं और प्रशासन उनके नियंत्रण को और देख रेख में होता है। जो इनके जो एक तरह से मतलब मंत्री ही होते हैं, जो मंत्री हो गए, जैसे प्रधानमंत्री, उसका मंत्री, फिर उसके बाद जो उनके विश्वासीय सैनिक के तौर पे नहीं सब रखते थे राजा महाराजा, उसी तरह से आजकल क्या है, नौकरशाही है। इसमें ये पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे प्रशिक्षित होते हैं, प्रवीण होते हैं, हर उसमें निपुण होते हैं और इनके द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं और ये सरकारी कर्मचारी होते हैं। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। अब ये जो मंत्री होते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है कि शासन पे ये अपनी पकड़ बनाए रखे। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है। जो भारत में है वो एक बढ़िया मशीनरी मौजूद है जो इसका प्रशासन को कंट्रोल करती है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। कह रहे हैं कि ये जो है ये राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। यानी जो नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी पॉलिटिकल उस पर दबाव में नहीं रहेगी। प्रजातंत्र में यह संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए और नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां अपनाना चाहे। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने में मदद करे। जैसे कि अगर एक सरकार आज हार गई, उसके बाद दूसरी सरकार आती है, फिर वो अपने नियम कानून लागू करे। इसमें मदद करने के लिए वो जो होते हैं प्रशासनिक अधिकारी, उनकी मदद करते हैं उसको लागू करने में और सही गलत बताने में कि मतलब इससे पहले वाली सरकार ने क्या किया था, क्या नहीं किया था और अब हमें किस तरीके से आगे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गलत सही में वो सहयोग करते हैं। आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवा, प्रांतीय सेवा, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक व व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे। जो संविधान निर्माता थे, इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, तो उन्होंने इसको अलग तरीके से ही बना के रखा ताकि सरकार से इसका कुछ लेना देना ना रहे। हर प्रशासन में इनकी जिम्मेदारी होती है। वे सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते हैं। जो सिविल सेवा वाले होते हैं, इन्हें बिना किसी भेदभाव के या जातिगत या किसी दूसरे उस पर इनमें भेदभाव नहीं रखते और इन्हें एक अच्छी योग्यता के आधार पर चयनित करते हैं। अतः भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य लोक संघ सेवा आयोग को सौंपा गया है। जो भर्ती की प्रक्रिया है वो कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग, मतलब पब्लिक यूनियन कमीशन, यूनियन सर्विस कमीशन को सौंपा गया है। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्य में भी है, तो राज्य में भी है तो लोक सेवा आयोग एक
केंद्र में होता है, एक राज्य में होता है। तो जो राज्य में होता है वो पीसीएस लेवल के होते हैं, जो केंद्र में होता है वो आईएएस आईपीएस लेवल के होते हैं। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्य में भी बनाए गए हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्य को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर भर्ती की जाती है, लेकिन संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही का हिस्सा बनने का मौका मिले। जो संविधान है, संविधान में यही अच्छी बात है कि मतलब जो योग्यता के साथ जो पिछड़े वर्ग भी हैं उनको भी इसे पाने का, इसमें मतलब अपनी मतलब सेवा करने का मौका मिले, नौकरशाही में हिस्सा मिले, उन्हें मौका मिले। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर रखा, अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए क्या, जैसे कि अगर SC ST है, OBC है, तो सबके लिए क्या है, रिजर्व कोटा है। परसेंटेज के अकाउंटेज पे है कि मतलब इतने परसेंट पे इनका हो जाएगा, इतनी क्वालिफिकेशन इतनी हो जाएगी, मतलब इनका अगर इतना नंबर आता है तो इसमें हो जाएगा। इवन मतलब केंद्र सरकार में नहीं, UPSC में ही नहीं, मतलब UP PCS में भी अगर देखा जाए, और मतलब जो PCS लेवल के हैं हर स्टेट के अलग होते हैं। बिहार PCS है, UP PCS है, गुजरात PCS है। PCS जो है कि हर राज्य का अलग है, तो उसमें भी वरीयता दी जाती है लड़कियों को अलग से ही। बाद में महिलाओं और अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया जाता है। इसमें महिलाएं हैं और पिछड़ी जातियां हैं, उन सबको भी क्या अलग से आरक्षण दिया जाता है। इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा। इससे हमें यह पता लगता है कि इसमें सबका हक होता है, सभी को जो मिलती है इसमें जगह, अपनी सेवा करने का मौका सबको मिल जाता है। इस प्रावधान से सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा। सामाजिक असमानताएं सिविल सेवाओं में भर्ती के मार्ग में रोड़ा नहीं बनेगी। जो सिविल सेवा होती है उसमें भर्ती में कभी भी सामाजिक असमानता नहीं देखते, वहाँ योग्यता ही देखा जाती है। भारत प्रशासनिक सेवा IAS, ये IAS है, भारत प्रशासनिक सेवा, तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS, ये केंद्र सरकार के अंदर में आते हैं। मतलब कि एक नेशनल, इनका कहीं पे भी वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है ऑल ओवर इंडिया में, कहीं पे भी। और जो वो PCS लेवल के होते हैं उनका स्टेट के अंदर ही होता है। और जो IAS लेवल के होते हैं, जो IPS लेवल के हैं, इनकी जो मतलब इनको हटाने का काम करता है सिर्फ राष्ट्रपति से ही होता है या फिर जज से। इनके ऊपर जल्दी वो नहीं होता, ऑब्जेक्शन करना आसान नहीं होता, और इनकी नौकरी भी बहुत ज़्यादा कठिन होती है। इसके एग्ज़ाम्स भी होते हैं, IAS के IPS के एग्ज़ाम भी जिस तरह से होते हैं बहुत कठिन एग्ज़ाम होते हैं। इसमें योग्यता देखी जाती है इंसान के अंदर, कभी परसेंटेज नहीं देखा जाता। इसमें सबसे बड़ी चीज़ योग्यता, काबिलियत देखी जाती है, और ग्रेजुएशन के बाद ही इसमें भर्ती होती है। कि उम्मीदवार का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ, मतलब प्रांत के स्तर पर ये क्या होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण किया जाता है अलग अलग में। देखो, अखिल भारतीय सेवा होती है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, और केंद्र सेवा में भारतीय विदेश सेवा आती है, भारतीय रिजर्व सेवा। जो विदेश में होते हैं उन्हें भी इसमें भर्ती किया जाता है। और इनकम वाले में मतलब इनकम टैक्स वगैरह से भी होते हैं। और प्रांतीय सेवाएं, और मतलब किसी राज्य स्टेट्स के लिए होता है प्रांतीय सिविल सेवाएं, उनका भी है। नौकरशाही की रेड होती है, ये सारी क्या है, नौकरशाही की रेड होती हैं। आपको शायद पता हो कि एक जिले का जिला अधिकारी कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। जो कलेक्टर होता है वो भी क्या है, उसमें UP PCS और IAS वगैरह में आते हैं। ये जो कलेक्टर होते हैं ये IAS होते हैं। ज़िले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। जब तक कलेक्टर नहीं चाहेगा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, बहुत सी चीज़ें क्या होती है तुम्हारे मतलब ज़िले में नहीं हो पाएगी, उससे परमिशन लेने में। वो अपने वहाँ का राजा होता है, एक तरह से ज़िले का राजा होता है। क्या आप जानते हैं कि जिला अधिकारी समानता IAS स्तर का अधिकारी होता है, और वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों से नियंत्रित होता है। जो बताया, पहले भी मैंने बताया कि जो IAS लेवल के अधिकारी होते हैं ये केंद्र से ही संचालित होते हैं। इनकी जो भी मतलब
मतलब रूल रेगुलेशन होता है, ये इनकी सैलरी से लेके हर एक चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। और जो उसमें आते हैं पीसीएस लेवल में आते हैं वो राज्य सरकार के अंदर आएंगे। और वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवाएं, जो सेवाएं केंद्र सरकार बनाती है उसको वो मानते हैं, शर्तों से नियंत्रित होता है। सरकार द्वारा बनाई गई शर्तों से वो नियंत्रित होता है। एक आईएएस अथवा आईपीएस अधिकारी किसी एक राज्य के संबद्ध कार्य कर दिया जाता है, और जो एक आईएएस अधिकारी होता है और आईपीएस ये किसी एक राज्य को सौंप दिया जाता है, उन उस राज्य में जाके वो अपनी सेवा करते हैं, मतलब सर्विस करते हैं, जहां वह राज्य सरकार की देख रेख में काम करता है। लेकिन आईएएस और आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति जो होती है केंद्र सरकार द्वारा होती है, और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। जब मतलब उन्हें बुलाएंगे तो वो केंद्र सरकार की सेवा में वापस आ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केवल केंद्र सरकार ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। इनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई करनी होती है वो सिर्फ केंद्र सरकार ही कर पाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्र सरकार की देखरेख और नियंत्रण में रहते हैं। वो भले राज्य में जाके ड्यूटी कर रहे होते हैं, किसी भी स्टेट में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो देखरेख का काम होता है वो केंद्र सरकार द्वारा होता है। लोक संघ सेवा आयोग द्वारा नियुक्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य के प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों का भी योगदान होता है। अब राज्य में जो लोक सेवा आयोग होता है उसमें भी जो पीसीएस होते हैं, जैसे कि हम आगे संघवाद वाले अध्याय में पढ़ेंगे। संघवाद वाले अध्याय में हम पढ़ेंगे नौकरशाही की यह विशेषता राज्यों के प्रशासन पर केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को मजबूत कर देती है। नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोकहितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती हैं। डीएम कलेक्टर जो ये सब होते हैं, ये क्या होते हैं, जो केंद्र सरकार की जो भी कोई नीतियां होती हैं, कोई भी मतलब उनके लाभ में लोगों के में आता है तो ये उसको डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। पर नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने में डरता है। अब वहां तक पहुंचने से डरता है, जब उनके बंगले अलग होते हैं, वहाँ सिक्योरिटी होती है, पुलिस वाले होते हैं, तो आम आदमी वहां तक जाने में बहुत डरता है और उसे दिक्कत होती है। यह लोगों का आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होते। ये सोचते हैं लोग कि ये संवेदनशील नहीं होते, बट ऐसा नहीं है। उनसे अगर मिलने दिया जाता है, अगर किसी कलेक्टर से मिलोगे तो वो बहुत नॉर्मली मिलते हैं। लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है, तब उनमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिकों के हाथ का खिलौना बन जाती है। और जो नौकरशाही होती है, अगर ज़्यादा पॉलिटिक्स होती रहती है वहाँ पे, तो वो उनके हाथ का खिलौना बन जाते हैं। हालांकि संविधान ने भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई, लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों के संपादन के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब उनके लिए जो सरकारी कर्मचारियों से जो सरकार के हैं उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने का कोई रास्ता नहीं दिया गया है। यह भी महसूस किया जाता है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया। कह रहे कि जो ये नौकरशाही है, आईएएस आईपीएस होते हैं, जनता के प्रति बहुत ज़्यादा देखा होगा, कई कई जगह बहुत ज़्यादा करप्टेड ऑफिसर भी मिलते हैं। आईएएस आईपीएस ये सब करप्ट बहुत मिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा घूसखोरी काम करते हैं। डीएम कलेक्टर भी होते हैं, पैसे लेके बहुत ज़्यादा काम ही नहीं करते, जनता को परेशान करते हैं। उसमें मतलब जैसे कोई स्कीम आई हुई है तो पैसा लेके वो भी खा लेते हैं, और पॉलिटिशियन मिलके दोनों मिलके खा रहे होते हैं। तो वहाँ का जो नेता होता है वो और वहाँ के जो कलेक्टर होते हैं दोनों मिलके बांट लेते हैं। तो वहाँ पे लोगों का क्या होता है, नुकसान बहुत होता है। नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए, पर यह आशा की जाती है कि सूचना का अधिकार जैसे कदम नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बना सकेगा। कह रहे सूचना का अधिकार क्या है, इन्हें और भी जवाबदेही, मतलब अगर काम सही नहीं हो रहा था, अगर लोग उससे जवाब मांगेंगे तो जाके उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि किस बिना पे ऐसा काम किया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हुआ, कोई योजना आई है तो आगे क्यों नहीं बढ़ी,
किसी योजना में त्रुटि क्या रह गई है जिससे उन्हें उसका लाभ नहीं मिला, ये सारा चीज़ उन्हें देना पड़ेगा। तो ये था यहाँ तक नौकरशाही, जिन्हें हम आईएएस आईपीएस और पीसीएस लेवल में जानते हैं। राज्य सरकार में पीसीएस लेवल हैं और आईएएस आईपीएस केंद्र सरकार में आते हैं। यहाँ निष्कर्ष है कि आधुनिक कार्यपालिका सरकार के एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। जो कार्यपालिका है वो सरकार की क्या है, बहुत शक्तिशाली संस्था है। सभी प्रकार के सरकारों में सरकार के अन्य अंगों की अपेक्षा कार्यपालिका ज़्यादा शक्तिशाली है। इससे कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक नियंत्रण की आवश्यकता बढ़ जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं की यह दूरदृष्टि ही थी कि उन्होंने कार्यपालिका को विधायिका के नियमित नियंत्रण और देखरेख में रखा है। अब यहाँ कार्यपालिका जो है विधायिका से कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि इतनी पावर लेके ये क्या था, सबसे ज़्यादा बिगड़ जाती, सबसे ज़्यादा अपने मन का काम करते, लेकिन यहाँ पे ये कंट्रोल हो गए हैं। हमारे संविधान ये हो गया, उन्होंने कार्यपालिका को विधायिका के नियमित नियंत्रण और देखरेख में रखा। इस प्रकार एक संसदीय कार्यपालिका का चयन किया गया। समय समय पर होने वाले चुनाव व्यक्तियों के प्रयोग व संवैधानिक अंकुशों और लोकतांत्रिक राजनीति ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत में कार्यपालिका अनुत्तरदायी ना होगी। जो कार्यपालिका है उसे ये नहीं कि किसी को जवाबदेही नहीं होगी, उसे जवाब देना पड़ेगा। तो इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है, ख़त्म हो गया। और इसके प्रश्न उत्तर हैं, कर लेना। जो बीच में इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं उसे हाईलाइट भी कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे और भी फ्रेंडों को आपके हेल्प हो सकती है। जो हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, ज़्यादातर उन्हें समझने में हेल्प होगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और भी जो 11th क्लास की वीडियो होंगी आती रहेगी और आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहेगी। ठीक, और किसी अगर पर्टिकुलर किसी चैप्टर की या किसी टॉपिक की अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।